बत्रा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जादौन साहब का रुख करेंगे। जादौन जी, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कितना, क्योंकि हमने पिछला बजट भी देखा था, ये इस बजट की भी अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है इन सेक्टर्स में कितना बदलाव आया है और आना चाहिए था उस हिसाब से? देखिए, आना ही चाहिए था। ये अभी क्या है, शिक्षा का बहुत प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल्स, वो हाई फीस पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं। अब वो अलग बात है कि शिक्षा के अधिकारी के तहत सरकार ने कुछ कमजोर वर्गों को निःशुल्क शिक्षा का कर दिया, उसमें भी स्कूल लड़ते रहते हैं, लड़खड़ाते नजर आते हैं कि ये जो सरकार हम स्टूडेंट्स को, जो कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, उनकी भरपाई सरकार नहीं कर रही, क्योंकि वो सरकार को उनको जो है भुगतान करना होता है। तो वो नहीं हो। हरियाणा में ये आंदोलन चलते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो बड़ा सा बजट करोड़ों रुपए मांग रही है सरकार से और सरकार भुगतान नहीं कर रही। अब एजुकेशन को पहले ही आप एक नॉर्मल फीस पर निर्धारित कीजिए। देखिए, हरियाणा की रोहतक में MDU यूनिवर्सिटी है, वहां की स्टूडेंट यूनियन संघर्ष कर रही थी कि फीस बढ़ा दी। तो इस तरह से जो फीस बढ़ाते, बहुत कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें भी कॉमर्शलाइजेशन हो चुका, कई वित्त पोषित कोर्स आ जाते हैं। तो आगे चल के आप इस देश को किस तरह से, कभी तो आप पढ़ी लिखी पंचायत की बात करते हैं, तो पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए, तो देश पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो फिर, और उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो? एक मध्यम दर्जे की शिक्षा पर ही अगर वो ठहर जाए, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही ठहर जाएगा। उसको उच्च शिक्षा भी चाहिए, तकनीकी शिक्षा भी चाहिए। फिर आप कौशल विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, पढ़ नहीं पाए तो यहाँ आ जाओ, कौशल सीखिए। ये नहीं, आप उसको एक तरह से वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम अलग बनाइए, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और बना लीजिए वोकेशनल। ITI है, IIT है, IIM है, तो उनको स्टूडेंट्स को वहां पहुंचने दीजिए ना आप ये मेडिकल को जो फीस थी उसको लेकर भी जो है विपक्ष आंदोलन करता रहा था कि इतनी हायर वो जो है मेडिकल कॉलेज में फीस हो गई, कोई गरीब का लड़का तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो देखिए, इसको ठीक करने की जरूरत है। अभी बजट में इतना कुछ नहीं आया है, उसको ठीक करने की। दूसरे, रोजगार का जो आप इंटर्नशिप वाली योजना लाते हो, पिछले बजट के दौरान भी हम चर्चा में थे चैनल पर, तो हमने ये कहा था कि इसके परिणाम बहुत धीरे आएंगे। ये स्लो मोशन है, स्लो मोशन इंटर्नशिप होगी, फिर वो निकलेंगे, कुछ वो देंगे रोजगार, कुछ जिनको इंटर्नशिप करा रहे हैं वो कंपनियां दे देंगी रोजगार, लेकिन इतना तेजी से नहीं मिल पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जिस लेवल पर पहुंच चुका है उसको आप वो सबसे बहुत जो है ना सबसाइड नहीं कर सकते एकदम तेजी से। उसके लिए तो आपको डायरेक्ट भर्तियां, कुछ इस तरह की स्वरोजगार की स्कीम जो पहले आई थी कि हम इतना, अब मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन में तो तमाम बैंकिंग प्रणाली में भी बहुत ब्यूरोक्रेसी हावी है। वो मनमाने तरीके से इसको दिया, इसको डिनाई कर दिया। मेरे कई नजदीकी लोग कहते रहते हैं कि मुद्रा लोन लेने का हमने बहुत प्रयास किया, तो मिला ही नहीं। सरकार के पास तो बहुत आंकड़े होंगे, अभी वो जो भी बीजेपी प्रवक्ता है वो आंकड़े परोस देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आसानी से मिलता नहीं है लोन। बैंक कोई देने को तैयार नहीं थी। ये पर्सनल लोन वगैरह है, इसमें भी नहीं देते, जिसका कि वो तमाम पब्लिसिटी करते हैं। तो बैंकों की ब्यूरोक्रेसी, वहां भी कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि अगर सारी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद अगर आप लोन नहीं देता है बैंक, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। ये कोई जस्टिस व्यवस्था लेके आइए, तब रोजगार पर, बेरोजगारी पर कंट्रोल होगा। तो एजुकेशन को नॉर्मल कीजिए, उसको कॉमर्शलाइज मत कीजिए। वित्त पोषित कोर्सेज, किसी के पास वित्त पोषण की क्षमता ही नहीं है, वो कहां से पड़ेगा? तो इसको ठीक करने की जरूरत है। पढ़ी लिखी पंचायतें मत बनाइए, देश को भी पढ़ा लिखा बनाइए। देश को भी पढ़ा लिखा बनाना जरूरी है। यशपाल बत्रा जी, सिर्फ पढ़े लिखे पंचायतों से काम नहीं चलेगा, देश को भी पढ़ा लिखा बनाना जरूरी है। और एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी, उसमें ये कहा गया था कि यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में शिक्षा पर 1% जो है वो कम खर्च हो रहा है। देखिए, मैं इस बात से मैं पहले आपके कांग्रेस प्रवक्ता की बात में रखना चाहूंगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक कुछ ऐसा पेपर लेके कि ये भर्तियां होने वाली हैं, बीजेपी के लोगों की भर्तियां हैं, लॉ एडवोकेट भर्ती होने वाले हैं, 100 अभी वैकेंसी निकलने वाली है, वो एडवर्टाइजमेंट आ गई। मेरे एक क्वेश्चन है इनसा कि आपको कैसे पता है कि ये भर्तियां ऐसे होने वाली हैं? आपने कोई जोस्ती का कोई कोर्स किया हुआ है? आपको ये पता लग चुका है कि यहाँ ऐसे ऐसे लॉ ऑफिसर होने वाले हैं, लॉ ऑफिसर सारे ऐसे होंगे, लॉ ऑफिसर आपके पास लिस्ट पहले आ चुकी है? आप पहले सभी तरीके से इन चीजों को समझें। आप अपने तरीके से, क्या कांग्रेस के राज में यही काम होता था? इनका कल्चर है, इसलिए इनको ये बातें पुरानी याद है कांग्रेस के समय की।
उन समय कांग्रेस के लोगों को ये लगा दिया करते थे सीधे सीधे, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी चीज के, किसी को उठाया लगा दिया। तो ये तो समझना चाहिए, ये कांग्रेस का राज नहीं है, ये जनता का राज है, ये बीजेपी की सरकार है और जनता का राज है। जनता के राज में प्रोसेस के साथ जो इसका जो अधिकार बनेगा उसको ये मिलेगा, उस अधिकारों के तहत मिलेगा। आपके कहने पे कुछ नहीं होगा। जोशी आप कांग्रेस या छोड़ के जोशी का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपने तो जोशी वाला काम कर दिया कि मुझे पता है 1 महीने बाद किसकी नौकरियां लगने, लिस्ट और दिखा रहे हैं, ये देखो जी लिस्ट में ये नौकरियां लगने वाली। अरे यार, अरे कम से कम कांग्रेस के राज में भूल जाओ, अब ये जनता का राज है। इन्हीं बातों को कांग्रेस यही वजह है, इसके पीछे उन चीजों को समझो। देश के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, देश के साथ रह के काम करो। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं खर्ची के सारे काम होते हैं और सारा कुछ लीगल तरीके से होता है, जिसका जो अधिकार होता है उसको मिलेगा। ये बात सोच के रखना, इन बातों को समझ के रखना। ये जनता के राज जनता के राज में ऐसा नहीं होता। ठीक है योगेश सिहाग जी, रुक जाइए, आप पहले सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा था ये बात बहस करने से कोई हल नहीं निकलेगा। योगेश सिहाग बन गए क्या आप जोशी बन चुके हो, लिस्टों को दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर पर आप जादौन साहब को भी सुन रहे थे, यशपाल बत्रा जी, जादौन साहब को भी आप सुन रहे थे। देखिए एजुकेशन सेक्टर की बात करें, उसमें एजुकेशन के अंदर कई बदलाव पिछले आप 10 साल 11 साल में देखेंगे बहुत सारे हुए हैं। चाहे मेडिकल की बात करें, इस बार भी 75,000 सीटें आने वाले 5 साल के मेडिकल स्टूडेंटों के लिए रखी गई। पहले अगर कांग्रेस की राज की बात करें, उस समय राज के अंदर 40,000 लगभग सीटें हुआ करती जो 70 साल के अंदर की। आज वही सीटें मेडिकल की 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई और 75,000 सीटें आने वाले 5 साल के अंदर बढ़ाएंगे। और ऐसे ही और हर सेक्टर के अंदर एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर हर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई कमियां हैं आप उसको पॉजिटिव दिशा में लेके बताएं, सुझाव दें, अच्छी बात करें। हम बिल्कुल उन सुझावों को मानेंगे, उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उन कामों को साथ लेके कोशिश करेंगे कि वो काम तो कहते हैं हम हमेशा सुझाव देते हैं, उन सुझावों के साथ हम काम करेंगे। तो विपक्ष तो कहते हैं हम हमेशा सुझाव देते हैं। देखिए विपक्ष पहले ये शब्द हटाएं कि ये विपक्ष है, ये पहले के शब्दों को हटाएं, ये कहें हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक के तहत बात कर रहे हैं। जब ये विपक्ष का शब्द आता है तो इनका माइंडसेट दूसरा हो जाता है कि हमने नेगेटिविटी ढूंढनी है। अगर नागरिक का शब्द आएगा तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, तो पॉजिटिव होकर नागरिक बन के काम करें, नागरिक बन के बताएं कि अच्छे सुझाव ये हैं, इनके अंदर देश के अंदर ये बदलाव आ सकते हैं। तो क्या विपक्ष, आप कह रहे हैं नागरिक बनकर, अगर एक देश का नागरिक बनकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो तो कब से हरियाणा के कई ऐसे मुद्दे हैं, क्या विपक्ष के कह देने से, विपक्ष के सुझाव दे देने से सारी बातों को मान लिया जाएगा क्या? ये तो सरकार का भी काम है, सरकार का भी काम है। ऐसा यही तो मैं आपको देखिए मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, यही तो बताना चाह रहा हूं कि विपक्ष का काम सिर्फ विपक्ष की बात रखना, हर समय नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी भी होती है। अब अगर जनहित का कोई मुद्दा है, जनहित को काम किया है पॉजिटिव तरीके से लेके आए और जनहित के अंदर जिसमें लाखों लोगों को बेनिफिट मिले वो काम जरूर होंगे। अगर आप व्यक्तिगत किसी काम को, जैसे अभी योगेश वो लेटर दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो देखिए वो व्यक्तिगत कामों के लिए कांग्रेस सरकार थी, जनहित के लिए, जनता के लिए बीजेपी सरकार है। उन कामों को आगे बढ़ाए, उन कामों को आगे लेके आए। सिहाग साहब आप विपक्ष में हैं, सिहाग साहब आप नहीं विपक्ष, सिहाग साहब देखिए इस बात को आपको भी सुनना पड़ेगा, इस बात को आपने भी मानना पड़ेगा। योगेश सिहाग जी, क्या विपक्ष में होने का मतलब यही है कि सिर्फ कमियां ही गिनाते जाएं? बजट में काफी कुछ अच्छे कहा जा सकता है फैसले लिए गए हैं, ठीक है, आपने सुझाव दिया है, 1 महीने बाद ऐसा होने वाला है, ठीक है,
चलिए वो आपने सुझाव दिया है या अपनी बात रखी है? कैसे आपने उसको ज्योति आप बन गए हो क्या? नहीं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको कैसे पता? कांग्रेस नहीं, पार्टी सिहाग साहब, विपक्ष में आपकी सरकार पुष्टि कर रही है इस बात की। मेरा यही तो क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता ये? अरे यार कांग्रेस का राज नहीं है, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस का राज नहीं है, अधिकारी मिलते नहीं है। उस राज में हुआ करता था ये। पहले बच्चा क्लियर हो जाता था, 21 की नौकरियां लगेंगी। ये बीजेपी की सरकार है, जनता की सरकार है, जनता की सरकार में ऐसा नहीं होता। आपके पास कहाँ से आया? आप ये कैसे पता लगा? आपको कैसे पता ये जो लॉ ऑफिसर है वो होने वाले हैं? ये आपको समझना उजागर करूंगा ये। आप इतने बड़े बड़े दावे करते हो, चलिए, ठीक है। ज्यादा भ्रष्ट हो। ठीक है। मैं ये कहता हूं आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, सुन ली जनता ने आप देखिए, लोगों की बात जनता सुन को ली। बताओ, आप मैं जनता को क्यों नहीं बता पाते? मनोजीत सेन गुप्ता जी का रुख जनता करना को चाहूंगी, आप बहुत क्यों नहीं देर से बता वो। पाते? ये वाली बात ठीक जो है, आप हमें समझाना चाह रहे हो। ठीक है मनोजीत जनता तो सेन आपकी जी, सुनने के लिए तैयार है, हेल्थ पूरे सेक्टर देश का के भी हम अंदर। जिक्र करेंगे, जनता तो आपके क्योंकि नेता को विपक्ष नेता की नहीं तरफ मानती। से ये भी कहा गया था कि 85 मिनट के अपने इस भाषण में वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। इसके अलावा कुछ बड़ी घोषणाएं जरूर की गई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में जो कदम जो है वो बढ़ाए गए हैं उसको? हालांकि दवाओं पर कहा जाता है कि जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, दवाओं पर ज्यादा खर्च या ज्यादा दवाएं महंगी हो जाती है तो आम नागरिकों पर इसका बोझ पड़ता है। आपको लगता है कि इस बजट में उस चीज पर गौर किया गया है हेल्थ सेक्टर में? शुक्रिया सृष्टि जी। समय का कमी है तो मैं नक्सल में ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ का सच कोई हेल्थ का कोई स्पेसिफिक बड़ी ऐलान नहीं किया गया है, सिवाय कुछ बीमारियों का, कुछ दवाई का उन्होंने प्राइस कम, कीमतें कम करने का उन्होंने प्रयास किए हैं और उन्होंने उसमें जो सरकार का जो लेवीज है वो उन्होंने उनको कम कर रहे हैं या जीरो कर रहे हैं। तो सच कोई हेल्थ जो एक हेल्थ एजुकेशन, मकान एंड इनकम, रोजगार, चारों मामले में सच बहुत ज्यादा वो नहीं किए हैं। नाटसेल में फाइनली ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि बजट मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, लिमिट बढ़ाया है, उस लिमिट के अंदर देखिए सब रास्ता निकल जाता है, रास्ता लोग निकालेंगे भी कि 12 लाख की लिमिट में रहे, ना कि वो उसके ऊपर जाके फिर बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन बोझ बन जाए। सो एज ए टैक्स एक्सपर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, टैक्सेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वेरी गुड, एंड सिंप्लीफिकेशन का जो दौर है उसमें और जो सरकार का इच्छा है कि सबको नए रिजिम में लाने के लिए, कि जो हमारा एक पुराना रिजिम का भी कुछ सुविधा है, नए रिजिम का सुविधा है। पुराना रिजिम में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, पैसे इंश्योरेंस में करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, उनका रिटायरमेंट, देखिए हमारे रिटायरमेंट का तो प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब तुमने जो बनाया वो खाओगे, और उसको अगर न्यू रिज्यूम में उसको डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। ओल्ड रिज्यूम में क्या होता था, क्या आप इन्वेस्ट करोगे, आप इंश्योरेंस लोगे, आप मेडिकल का खर्चा करोगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। बट सरकार का एक मोटो या गोल है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे, तो इसीलिए उन्होंने नया रिज्यूम लेके आना चाह रहे हैं और इसको जो दिशा है उसी तरफ बढ़ के एक अच्छी बहुत मोटा उन्होंने बेनिफिट आम आदमी के लिए दिए हैं। इसी के साथ मैं शुक्रिया बोल के जी बिल्कुल मनोजीत जी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तो आपका धन्यवाद ही। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप इस बजट को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इससे आम आदमी का फायदा होगा तो देश का भी इससे फायदा होगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी को लेकर जो सवाल हमेशा से उठाए जाते थे मध्यम वर्ग के लिए, अक्सर बजट में ये जरूर कहा जाता था कि मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन इस बार ये बजट जो है उसका फोकस कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मध्यम वर्ग पर खासतौर पर रहा है। और ये जो टैक्स में छूट दी गई है, टैक्स पेयर्स के लिए जो किया गया है, वो वाकई कहा जा सकता है कि लोगों को इससे खासतौर पर जो जिस तरह से स्लैब बने हैं
मध्यम वर्ग को इससे खासतौर पर जो है वो फायदा मिलेगा। और मैं रजत पंजेटा जी आपका रुख करना चाहूंगी कि हम हेल्थ सेक्टर का भी जिक्र कर रहे थे और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में उतना कुछ फायदा जो है वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है और भी बड़े कदम जो है वो सरकार उठा सकती थी। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि 85 मिनट के अपने इस भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ चुनिंदा बार ही हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया गया होगा। तो नहीं, मुझे लगता है 74 मिनट की स्पीच थी, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूँ। 77 मिनट की, माफी के साथ। हाँ जी, 74 मिनट की। तो देखिए, अगर आप सीधा अगर हम हेल्थ के ऊपर एक एजुकेशन पे भी पॉइंट आउट करूंगा मैं, अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो ये जो इनका जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, IMA है, उन्होंने इनकी एक आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंदर हरियाणा के 1300 हॉस्पिटल में आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें से 600 प्राइवेट है। उसमें आपके 400 करोड़, मैं दोबारा बोलता हूँ आंकड़ा, 400 करोड़ रुपया जो है वो बकाया है। अब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जब तक पुराना वो क्लियर नहीं होता तब तक हम कैसे आगे के इलाज करें। वो कहते हैं ये तो हम सर्विसेज आगे देने में हम सक्षम ही नहीं रहेंगे जब तक आप पुराना। तो योजनाएं पूरी करने में भी सरकार जो है वो अगर डॉक्टर्स के ड्यूज नहीं देगी, उनके जो पुराने बिल है वो ही क्लियर नहीं करेगी, तो आगे वो सर्विसेज कैसे, वो भी बेचारे सही है अपनी जगह। और अगर आप एजुकेशन की बात करें तो इतना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर एजुकेशन का कि हम लिटरेसी रेट के अंदर, अभी पीछे इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जो एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है, एजुकेशन रिपोर्ट है जो, उसके अंदर 2024 की, उसके अंदर हम पंजाब से लिटरेसी रेट के अंदर पंजाब और हिमाचल से भी पीछे हैं। और चाहे उसके अंदर आप अर्थमेटिक स्किल्स ले लीजिए, चाहे रीडिंग स्किल्स ले लीजिए, चाहे आपका एनरोलमेंट में ड्रॉप ले लीजिए, उसके बाद आपका चाहे फैसिलिटीज के अंदर जो आपका गैप है, चाहे आपका डिजिटल डिवाइड है, ये पैरामीटर्स हैं इनके। तो ये पूरी रिपोर्ट आई है, ये भी अखबार में भी आई थी, छपी थी ये रिपोर्ट। तो अगर नीचे से आप ग्रास रूट लेवल से आपका ये हाल है और आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि कैसे सरकार ने मर्जर के नाम पर 5,000 स्कूल बंद कर दिए पीछे, तो अब आप ये देखिए कि आपके पोस्ट कितनी खाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री एजुकेशन में कितनी खाली है, उसके बाद आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में 42,000 पद खाली पड़े हैं लगभग, सेकेंडरी में आपके 28,000 पद खाली पड़े हैं। आप सरकार कहती है देखिए 182 पूरे बने हैं कि नहीं कॉलेज, मगर 171 का जो पिछला जो आंकड़ा था उसमें 127 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रोफेसर की पद खाली है, उसके अंदर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। तो जब अगर आपकी यही हालत रहेगी, अगर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आप बात करें, वहां 14,864 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, पीजीआई डॉक्टर में 40% वैकेंसी। तो अगर ये सारा का सारा अगर आप देखें तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर सरकार जो है पैसा बजट आ रहा है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ही नहीं करा पा रही। आपको एजुकेशन के अंदर एजुकेशन में फोकस चाहिए, तो आयुष्मान भारत की योजना की आपकी जो मैं लेटेस्ट वो बता रहा हूँ आपका हाल क्या है। मैं उसके घोटाले की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अंदर कैसे एक ही आधार कार्ड के ऊपर आपने लाखों को आपने उसमें कर दिया एनरोल, कहीं जिंदा भी है ये भी नहीं पता, मैं उस चीज में विषय में नहीं जा रहा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए मुझे लगता है हरियाणा के 1,20,00,000 के आसपास जो है वो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हैं। तो अगर आप इतने व्यक्तियों को, अगर आप इनका पैसा ही सरकार जो है और वो भी सेंटर से फंडिंग आ रही है, अब वही फंडिंग आप डॉक्टर को नहीं दे रहे उनके पैसे भी, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि अब इतनी भारी कमी कैसे है, इतनी भारी वो कैसे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, ये कोई एग्जैजरेटेड पॉइंट नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आज भी हरियाणा के अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं, जो रिक्वायर्ड है, चाहे मेडिसिन के हैं, वो इनके सिर्फ 50 अवेलेबल है और 241 चाहिए। और ये मैं आपको आंकड़ा, पिछला आंकड़ा दे रहा हूँ, लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास। गायनाकोलॉजिस्ट है वो 95 है सिर्फ, लगभग आपको 193 चाहिए। एनालिसिस्ट आपको चाहिए 231, मात्र 100 है। आपको पेडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर है 146 चाहिए, मात्र 65 है। सर्जन आपको लगभग 150 चाहिए, मात्र 75 है, आप भी हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं है। क्या करोगे आप, रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं होगा
तो अब वो अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएंगे वहां पे, आपकी चाहे मशीन भी हो। वैसे तो मशीनों की भी कमी है, जो लाइफ सेविंग आपके इक्विपमेंट्स है, चाहे उसके अंदर आपका ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पैरामेडिकल आपका प्रॉपर स्टाफ हो, पावर बैकअप हो, ये सारे इशू है। 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके तो पेडियाट्रिशियन पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है। 7 डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन का आपका एक्सपर्ट नहीं है ना डॉक्टर है। तो ये तो अगर ये हाल है 22 में से डिस्ट्रिक्टों का, तो आपका हेल्थ का सेक्टर मैंने बता दिया क्या है। एजुकेशन आपका ग्रास रूट से आपकी एजुकेशन ही नहीं है, तो आप वो बच्चे की क्या एजुकेशन होगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी। फिर भी हरियाणा के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो, वो हरियाणा के अंदर है। सरकार चाहे जो मर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करे, अभी पीछे सीएमआई के लेटेस्ट आंकड़े नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता क्या कोई एक्शन सरकार ने उनके ऊपर लिया क्या नहीं, लेकिन जो आवेदन लाखों में, 10 लाख से ऊपर जो आवेदन आपके आते हैं, जो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आपको पीएचडी करे हुए बच्चे, मतलब हैरानगी की बात मैं मानता हूँ, जो पीएचडी से करे बच्चे कोई पीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चपासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एमटेक है, बीटेक बच्चे हैं। आज आपका एजुकेशन सिस्टम ही पूरा, मुझे लगता है। मैं लास्ट रिमार्क यहाँ पर लेना चाहूंगी इस डिबेट का, क्योंकि और ज्यादा समय अब है नहीं। योगेश सिहाग जी फटाफट से खर्ची की बिना बताते हैं, फटाफट से बजट को लेकर आपका लास्ट रिमार्क यहाँ पर इस डिबेट का। आगे बढ़ाता हूँ। जो पीएचडी किए हुए बच्चे पीएन लगते हैं, उसको ये सरकार अपनी उपलब्धि बताती है। रोजगार कॉम्पिटेंट को जो एलिजिबल हो, उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रोजगार मिलना चाहिए। और जो हेल्थ सेक्टर की बात थी, आईएमए 3 तारीख से कंटिन्यू स्ट्राइक पे जारी है, और आयुष्मान योजना का पीछे भी इतना बकाया था, उन्होंने इलाज बंद कर दिया था सभी हॉस्पिटलों में। सिर्फ चुनाव के दौरान इन्होंने कुछ बजट को लेकर लास्ट रिमार्क मैं आपसे लेना चाह रही थी। ठीक है सिहाग साहब, जादौन साहब, सर ओवरऑल एक बात से आम आदमी को बड़ी उम्मीद होती है जी, आम आदमी को राहत मिलना चाहिए। आम आदमी की जरूरत की सब वस्तुएं वो सब टैक्स फ्री होना चाहिए। बाकी आप रिच वर्ग जो है, समृद्ध वर्ग है, जिसको आप लगातार तमाम तरह की रियायतें देते हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ये हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, तो उनको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप वसूल कीजिए, बड़े टैक्स लगाइए, लेकिन आम आदमी की जो वस्तुएं हैं जरूरत की, वो टैक्स फ्री कीजिए। वही जो है पब्लिक वेलफेयर, पॉपुलर बजट उसी को कहा जा सकता है, जो आम आदमी को राहत देने का काम करे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है बहुत चीप होने चाहिए, बहुत सस्ते होने चाहिए। ओवरऑल संतुष्ट माना जाए कि जनता संतुष्ट रहेगी इस बजट से, या देखिए कुछ रियायतें मिली हैं तो लोग राहत महसूस करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कुछ और भी मिलना चाहिए। उनका जीवन जो है बहुत आसान होना चाहिए, ये अपेक्षा हर वर्ग की रहेगी। ठीक है, बत्रा साहब जल्दी से। यशपाल बत्रा जी, देखिए जी, बहुत अच्छा बजट है, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। पूरे देश के अंदर आज एक नई क्रांति है, ये 12 लाख तक का टैक्स फ्री, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और पूरा बहुत देश के लिए, हर युवा के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यशपाल बत्रा जी और योगेश सिहाग जी, रजत पंजेटा जी, साथ ही राजेंद्र जादौन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बजट जो है, देश का बजट, वो तो आ गया है, वित्त मंत्री को भी आपने सुना, और हर वर्ग को साधने की कहीं ना कहीं बजट में कोशिश की गई है, लेकिन कुछ नाराजगी भी जो है वो लोगों की सामने आई है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मध्य वर्ग के लिए माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद जो थी टैक्स स्लैब में कमी की, वो एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.